नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। छठी सदी ईसा पूर्व से पहले का वह व्यक्ति शरीर की एक एक सूक्ष्मता को समझने और समझाने के लिए इस तरह प्रतिबद्ध था कि अपने अनुसंधान के लिए लावारिस लाशों की तलाश में रहता था। उसके छात्र मृत शरीर की प्राप्ति होने के पश्चात पहले उसका निरीक्षण करते, फिर बहते हुए पानी में घास फूस ऊपर से डालकर रख दिया कर, जिससे कुछ समय बाद बाह्य चर्म निकलने में सुविधा हो और भीतरी अंग प्रत्यंग का अन्वेषण परीक्षण किया जा सके। परंपरावादी समाज क्या ऐसे शोधकर्ताओं को सहजता से स्वीकार कर सकता था? बहुत कम लोग सुश्रुत को जानते हैं, जिन्हें वैश्विक दृष्टिकोण से चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। अन्वेषक और शिक्षक ही तो था सुश्रुत। धन्वंतरी की परंपरा का यह काशी निवासी वैद्य चाहता तो परिपाटी पर चलता हुआ तब तक अर्जित पादप बूटियों के ज्ञान से संपन्नता पूर्वक जीवन जी सकता था। तत्कालीन समाज में शव की चीरफाड़ कोई सम्मानजनक कार्य तो हरगिज नहीं कहलाता होगा। विश्वामित्र का वंशज कहे जाने वाले सुश्रुत के लिए क्या तब सामाजिक बहिष्कार अथवा अस्पृश्य माने जाने की चुनौती नहीं रही होगी? विवरण मिलता है कि अपने छात्रों को पहले फलों पर शल्य करने का अभ्यास कराने के पश्चात सुश्रुत उन्हें शवों पर प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते थे। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के अपने संपूर्ण ज्ञान को सविस्तार संस्कृत भाषा में पुस्तकाकार दिया, जिसे आज हम सुश्रुत संहिता के नाम से जानते हैं। 5 खंडों में विभक्त इस कृति में 120 अध्याय हैं। साथ ही उत्तर तंत्र नाम से इसमें परिशिष्ट सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत काय चिकित्सा के 67 पृथक अध्याय हैं। सुश्रुत संहिता में वर्णित कुछ शल्य चिकित्सा में प्रयोग में आने वाले औजारों का विवरण महत्वपूर्ण है। इस श्रेणी में 24 प्रकार के स्वास्थ्यिक यंत्र, पक्षियों की मुखाकृति के औजार प्राथमिकता से आते हैं, जो शल्य प्रक्रिया के दौरान पकड़ हासिल करने तथा टूटी हड्डियों को निकालने, अंग भागों को पृथक करने के कार्य में प्रयोग में आते थे। कौवे की चोंच जैसा स्वास्थ्यिक यंत्र काकमुख, इसी तरह सिंहमुख, व्याघ्रमुख, मार्जामुख, गृद्धमुख श्रेणी के औजार निर्मित किए जाते थे। 2 प्रकार के संदंश यंत्रों का विवरण है, जिसमें शल्य क्रिया के दौरान शरीर की त्वचा अथवा मांस आदि को निकाला जाता था। 2 प्रकार के ताल यंत्र निर्मित किए गए थे, जिनका प्रयोग नाक तथा कान की शल्य क्रिया के लिए किया जाता था। इसी कड़ी में 20 प्रकार के नाली युक्त नाड़ी यंत्र, 28 प्रकार के श्लाका यंत्र, सिलाई के तरह तरह के औजार जो मांस आदि को कुरेदने छेदने आदि के कार्य में आते थे, 25 प्रकार के उपयंत्रों का भी विवरण मिलता है, जिनका शल्य क्रिया के दौरान विविध प्रयोग किया जाता था। हड्डी अथवा मांस को काटने के लिए सुश्रुत ने 20 प्रकार के धारदार शस्त्रों का उल्लेख अपने शास्त्र में किया है। शल्य चिकित्सा ज्ञान को प्राचीन भारत में जो ऊंचाई प्राप्त हुई थी, इसका अनुमान इसी बात से लग जाता है कि सूक्ष्म चिकित्सा के लिए बांस, बाल, पशुओं के नाखून आदि से अनेक अणुअस्त्र भी उस दौर में निर्मित किए गए थे। भारतीय होने के कारण आज आप गर्व कर सकते हैं कि दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल के ऑपरेशन टेबल पर पड़े औजार सुश्रुत के बताए और डिजाइन किए गए औजारों की ही नकल है। औजार ही नहीं, अपितु शल्य चिकित्सा के प्रकारों का भी जितना सूक्ष्म वर्णन सुश्रुत संहिता में प्राप्त होता है, वह आधुनिक मेडिकल साइंस की पुस्तकों के समक्ष भी आईना रखने में सक्षम है। सुश्रुत 8 प्रकार की शल्य चिकित्सा के विषय में बताते हैं, अर्थात छेद्य छेद करने के लिए, भेद्य भेदन करने के लिए, लेख्य पृथक करने के लिए, वेद्य शरीर से हानिकारक द्रव्य बाहर निकालने के लिए, ऐश्य घाव ढूंढने के लिए, आहार्य
शरीर की हानिकारक उत्पत्तियों को निकालने के लिए, विषव्र द्रव्य बाहर निकालने के लिए तथा सीव्य अर्थात घाव, चीरा आदि सिलने के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने सूत, सन, रेशम, बाल आदि का प्रयोग कर घाव, चीरा आदि को न केवल सिलने की सलाह दी है, अपितु पट्टी बांधने के लिए सन, ऊन, रेशम, कपास, पेड़ों की छाल आदि के प्रयोगों को बताया है। सुश्रुत संक्रमण की जानकारी भी रखते थे, अतः चिकित्सा के दौरान रोगी की साफ सफाई पर वे विस्तार से अपने ग्रंथ में बात करते हैं। वे अपनी कृति में चिकित्सक की आवश्यकता क्यों है का राजा को बोध भी कराते हैं तथा अधिकाधिक व्रणितागार अथवा अस्पताल के निर्माण का सुझाव भी प्रदान करते हैं। सुश्रुत आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी के जनक माने जाते हैं। सुश्रुत संहिता में अनेक ऐसे विवरण प्राप्त होते हैं जिसमें नाक, कान, ओठ के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों का प्रत्यावर्तन अथवा प्लास्टिक सर्जरी किए जाने का उल्लेख मिलता है। उस दौर में शल्य चिकित्सा करते हुए रोगी को एनेस्थीसिया देने, प्रायः औषधि युक्त मदिरा प्रदान करने का प्रावधान भी था। बहुत ध्यान से विश्लेषित कीजिए सुश्रुत को, क्योंकि जब आप कहेंगे कि विश्व को आधुनिक चिकित्सा भारतवर्ष की देन है, तो अनेक भांति के तर्क ऐसे ही सामने आ जाएंगे जैसे कि महाभारत और रामायण काल के कतिपय संदर्भों का उल्लेख करते ही मखौल उभरते हैं। सुश्रुत जैसे अतीत के कतिपय उदाहरणों से क्या यह सिद्ध नहीं होता कि उस दौर में मौलिकता अधिक थी, समर्पण अधिक था, विमर्श अधिक था, दिशा सही थी और शिक्षा का तौर तरीका अनुकरणीय था। क्या यह दुखद नहीं कि वर्तमान पीढ़ी को सुश्रुत इसलिए अल्पज्ञात अथवा अज्ञात है क्योंकि हमारी पाठ्य पुस्तकों में मैकाले से आगे की सोच पहुंचती ही नहीं। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।